जी, मेरे अनुमान से तो लग रहा है कि ये जो वॉर है ये और आगे बढ़ेगी, जी। एस्केलेट होगी। जिस तरह से धमकियां आ रही हैं और जैसे हम देख रहे हैं कि जो ईरान का एक जोशो खरोश के साथ निश्चय किया हुआ है कि वो भी इसका ईंट का जवाब पत्थर से देगा, जी। इन चीजों से ये बिल्कुल साफ होता है कि ये जो जंग है बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका ने एक और गलती की है कि उन्होंने ये जो सिविलियन टारगेट उनके, ये जो करजाल, जो तेहरान और करजाल का जी। आपस में ब्रिज जो जोड़ता था, उसके ऊपर हमला किया। उसके साथ अभी हिट लिस्ट जो है ईरान ने चालू कर दी है कि वो 8 ठिकानों पे, पुलों के ऊपर, ये जी। पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो उसके दोस्त हैं अमेरिका और इजराइल के साथ दे रहे हैं उसका, उनके ऊपर हमला करेगा। तो इनसे चीजों से बिल्कुल एक चीज साफ हो जाती है कि ये रुकने वाली नहीं है, एस्केलेट होगी। मगर इसके साथ मैं ये भी कहूंगा जी। कि जो बम्बार्डमेंट है अमेरिका की, वो और अभी उनके इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स के ऊपर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर, जी। ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर, हो सकता है कि खर्ग आइलैंड के ऊपर वो कोई एम्फीबियस, जिसे कहते हैं समुद्री हमला भी करें, जी। उसको ऑक्युपाई करने की कोशिश करें। अगर वो खर्ग आइलैंड को ऑक्युपाई नहीं कर पाते तो हो सकता है उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर जी। को भी खत्म कर दें, क्योंकि अभी तक उन्होंने वहां के जितने मिलिट्री जी। ठिकाने थे जो उनके लेकिन ईरान जी 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 साहब, मेरा सवाल यहां पर यह है कि जो सैन्य प्रशासन में जो तब्दीली अमेरिका में, जो अभी खबरें वहां से आ रही हैं, इसका क्या आपको संदेश मिल रहा है? देखिए, ये जो रैंडी जॉर्ज जनरल थे, ये बड़े एक्सपीरियंस जनरल हैं। और जी। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो उनका पीट हेग्सेथ है, जी। एक यंग आदमी है और उसको कोई तजर्बा नहीं है लड़ाई का। ऐसे लग रहा है कि कई जगहों के ऊपर जो ये रैंडी जॉर्ज जनरल थे, इन्होंने उनको अपोज किया, जी। उनको कहा कि ऐसे मत करें। उनके साथ विचार में टाकरा हुआ तो ये लोगों ने उसको हटा दिया, क्योंकि उनकी वो बात नहीं मान रहे थे। जी। लगता है क्योंकि पॉलिटिशियन जो होते हैं, आपको पता है कि उनका जो पल्ला भारी हमेशा रहता है, एक कदम ऊपर जाते हैं वो। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि उनकी एक इंटरनल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, इसकी वजह से उनको निकाल दिया। क्योंकि ये जो पीट हेग्सेथ है, ये बड़े हॉट हैंडेड भी माने गए हैं, बहुत इमोशनल होके डिसीजन लेते हैं। जी। और लग रहा है कि उनकी आपसी जो लड़ाई है वो उनके हेडक्वार्टर में शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। मैं आपके पास फिर लौटूंगा, आप हमारे साथ बने रहे। मौलाना असम रिजवी हमारे साथ मौजूद है। मौलाना असम रिजवी साहब, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ईरान में इस वक्त क्या हालात हैं? चूंकि आप ईरान, आपका आना जाना लगातार रहता है, और दूसरी बात यह है कि जो एक फीलिंग है ना कि आवाम का रद्द-ए-अमल कैसा है, जो बाशऊर लोग हैं या जो भी इसमें फंक्शनरी हैं, वो किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी जो है, अब अगर इसी तरह से वो हमले होते रहे, जो उन्होंने कहा है कि अभी पुल को निशाना बनाया, अब हम प्लांट्स को निशाना बनाएंगे, पावर प्लांट्स को, तो क्या करेगा ईरान? बहुत बहुत शुक्रिया विशाल भाई आपका, और आपके साथ मौजूद जो मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम मेहमान हैं जी। मैं आप सबको सलाम करता हूँ। देखिए, ईरान एक ऐसा मुल्क है कि जिसको दुनिया ने अभी पहचाना नहीं। हर जगह होता यह है कि जान और माल का जब नुकसान होता है तो इंसान का मोरल डाउन होता है, वो मायूस होते हैं। लेकिन ईरानी एक अजीब व गरीब कौम है कि ये नुकसान के बाद और ज़्यादा मजबूती इसमें आ जाया करती है। मिसाल के तौर पे अयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद होना ये चाहिए था कि जैसे राजा मार दिया जाता है तो फौज पसपा हो जाती है, वहां मामला बिल्कुल उल्टा हो गया। अयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद लोगों में जोश पैदा हो गया। विशाल भाई, मैं परसों ईरान का एक चैनल देख रहा था, तो उसमें एक खातून थी जो मैदान इनकलाब यानी इनकलाब स्क्वायर के पास ईरान का झंडा लिए हुए नारा लगा रही थी। तो उनसे रिपोर्टर ने सवाल किया कि आप क्या चाहती हैं, ये जो सीज फायर हो जाए अमेरिका और ईरान के दरमियान? तो उन्होंने कहा कतअन नहीं, हम मर जाएंगे, लेकिन अमेरिका जैसे
मुल्क से सीज फायर नहीं करेंगे। जी। कहने का मकसद यह है कि वहां पर आपका सवाल ये था कि ईरान के हालात क्या हैं। ईरान अपने रहबर के खोने से ईरानी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। परेशान ब इन माना है कि वो ये चाहते हैं कि इंतकाम लिया जाए और ये जंग न रोकी जाए। ईरानी गवर्नमेंट के लिए एक मुश्किल ये हो गई है कि अगर वो जी। सीज फायर का ऐलान करते हैं हाँ। तो वहां के लोग नाराज हो जाएंगे। वो चाहते ये हैं कि अमेरिका और अमेरिका के जो हलीफ हैं, यानी वो जो अरब ममालिक हैं, जब तक उनको सजा न मिल जाए, उनके रहबर का जो इंतकाम है वो उन्हें हासिल ना हो जाए, उस वक्त तक वो जंग जारी रखने के लिए ऐलान कर रहे हैं। और बाकायदा उनका एक नारा है, मैं आपको नारा फारसी में बता देता हूँ कि नारा ये है कि खून के दर रगे मास हदिये बे रहबर मास, यानी ये खून जो हमारी रगों में दौड़ रहा है ये हमारे रहबर के लिए बतौर हदिया हाजिर है। कहने का मकसद ये है कि वो लोग इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। वो कहते हैं सिर्फ अमेरिका को हमें जलील करना है और अमेरिका जलील होता जा रहा है। आज आपने देखा होगा खबर आई कि F-35, इस पे अमेरिका को बहुत नाज था, जी। बहुत गुरूर था हाँ। कि साहब दुनिया का सबसे मजबूत और अच्छा फाइटर हमारे पास है, लेकिन वो गिरा नहीं है, बल्कि अमेरिका का वकार गिरा है, अमेरिका की साख गिरी है। और इसकी कीमत जो कुछ भी है, जी। 9,000 करोड़ के आसपास शायद जी। कीमत है जी, इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। ये कीमत भी शायद अब गिर जाए। और ये एक बात में बहुत ही मुझे इंपॉर्टेंट कह लेने दीजिए कि हाँ। F-35 गिरने से दो मुल्कों को बहुत तकलीफ पहुंची है, ये याद रखिएगा। एक तो खुद अमेरिका को कि जिसका ये तैयारा था, और दूसरा मुल्क वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को बड़ा नाज था कि हमारे पास F सीरीज के सारे फाइटर प्लेन हैं। ठीक है, ये लेकिन दीगर बात हो गई, हम फिर F-35 बात करेंगे गिरने इस पर। आपके पास मैं आता हूं, अब मैं रुक करूंगा। इमरान रजा अंसारी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। मौजूदा हालात को देखते हुए क्या महसूस किया जा सकता है? मेरा सवाल आपसे यही होगा, जैसे अभी इन्होंने बताया असलम साहब ने कि वहाँ की आवाम जो है वो उस हद तक जाना चाहती है जब तक कि जो दुश्मन है ईरान के वो जो है अपनी शिकस्त जो है वो मंजूर ना कर लें, मान ना लें। तो आप भी ईरान को बहुत ही करीब से जानते हैं, आप भी वहाँ अक्सर जाते रहे हैं। मुझे ये बताएं कि मौजूदा हालात में क्या लग रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका या इसराइल वो इस पोजीशन पे आएंगे कि इसराइल ने तो कोई इशारा भी आज तक नहीं दिया, डोनाल्ड ट्रंप तो कह भी रहे हैं कि आप डील करो, आप जो है जंगबंदी करो। इसराइल तो कभी एक बात भी नहीं कह रहा है। तो क्या ये ईरान अभी इस पोजीशन में है कि वो डील कर ले? बहुत बहुत शुक्रिया विशाल भाई। एक बात मैं मौलाना से बिल्कुल सहमत हूँ जी, कि डील कोई नहीं होगी। इस वक्त नेगोशिएशंस भी नहीं चल रही हैं। आपको कभी कभी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान नेगोशिएशन में आ चुका है, या अब चाइना आ जाएगा, या बहुत सारे मुल्कों का नाम लिया गया। लेकिन 10 मिनट पहले तक मैं आपको बता सकता हूं कि मेरा 10 मिनट पहले जब ईरान से राब्ता हुआ तो उन्होंने कतअन कहा कि ये जंग जब तक कि कंक्लूजन पर न पहुंचे तब तक ईरान किसी के साथ एंगेजमेंट नहीं चाहता है। देखिए, मैं आपको विशाल भाई एक चीज़ बता दूं। देखिए, इस जंग ने कितनी जो हमारे पास मुबहम चीज़ें थी, कैसे उन्होंने इस जंग ने उन मुबहम चीज़ों को क्लियर किया। देखिए, पहली ये अमेरिका की एक नोशन थी कि मुल्ला रिजीम, दे यूज्ड टू कॉल ईरान एज ए रिजीम। एक कंट्री है, एक कंट्री को ये रिजीम के हिसाब से कह रहे थे, क्योंकि इनको आपस में जो अगर आप देखेंगे जो इनका अपना जो बैकग्राउंड है, इनके यहाँ रिजीम्स होती है। देखिए, ईरान एक मुस्तहकम मुल्क है। ईरान के पास जो भी मुल्क चलाने के लिए पाए हैं, सारे पाए उनके पास मौजूद हैं। और ईरान इज अ नेशन, इज अ सॉवरन नेशन, और उसको इस जंग में लाया गया है। जैसे कि मौलाना ने आपको कहा, देखिए, लोग चाहते हैं कि बार बार जंग करने से कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं, वहाँ के लोग कहते हैं, मेरे भी कुछ 10-12 मिनट पहले अपने दोस्तों से बात की, वो कहते हैं कि हम सड़कों पर आए हैं, हम सड़कों पर अपना जो इजहार कर रहे हैं अपनी रहबरियत के तईन, और जो अपने शहदा वहाँ हुए हैं, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं कि जो कभी थोड़ा सा मुखालिफ रहे हैं इस हुकूमत के,
आज वो लोग रो रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमने कैसे लीडर को खोया है। खामनाई साहब शहीद, एक महबूब तरीन लीडर उभर के आगे। देखिए ये तमाम मुल्कों के तमाचा है। हाँ। जो कि ये कहते थे कि ये मुल्ला रिजीम है, ये ऑप्रेसिव रिजीम है। आज देख लीजिए, आज आप खुद देख सकते हैं कि ईरान की पॉपुलेशन तकरीबन 85 राउंड अबाउट 90 मिलियन है जी। आप देख सकते हैं कि इस वॉर ने सबको मुत्तहिद किया है। इस वक्त जो अमेरिका की जो नोशन थी, वहाँ IRGC है या बसीज है, जिनके नंबर्स वो कहते थे या 2 या 3 मिलियन है, बट लेट मी टेल यू राइट नाउ 85 million people of Iran are IRGC, 80 million people of Iran are Artesh, 80 million people are, वो पूरी यानी फौज खड़ी हुई है इस वक्त ईरान को डिफेंड करने के लिए। तो ईरान की आवाम मुत्तहिद है और अपने क़यादत के फैसले के साथ है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है जी, बिल्कुल जी, ठीक है इमरान साहब, मैं फिर आपका आ रहा हूं। सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप भी इसी पोजीशन में, वो चाहते हैं कि जो उनको हासिल करना है ईरान से वो हासिल करके रहें। हालांकि उन्होंने एक इशारा दिया था कि 2 से 3 हफ्ते में हम इस जंग से बाहर निकल आएंगे, जब उन्होंने राष्ट्र का नाम संबोधन किया था। अब्दुल वाहिद साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि इस जंग का हासिल क्या क्या अब तक हुआ है, क्या बदला, जो 28 फरवरी के हमले से पहले और आज में क्या फर्क है? हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल 12% के उछाल पे फिर से एक बार उसका कीमत बढ़ गई है। हॉर्मुज़ का भी सिचुएशन क्या है? अलग से अब अलग अलग देशों की बैठक हो रही है, जिसमें अमेरिका शामिल नहीं है और उसमें भारत भी शामिल होगा बैठक में, कि हॉर्मुज़ को कैसे खुलवाया जाए। अब्दुल भाई, क्या लग रहा है कि ये जंग को वाकई अब ये अपने खात्मे की तरफ है और वो तमाम जो मसाइल की चीज़ों की तरह पर चीज़ें सामने आई हैं उनका हल हो जाएगा, या फिर अभी कुछ नहीं होना है? फिलहाल हल नहीं होगा, फिलहाल एस्केलेशन होगा, जिसको हम देखेंगे अभी। एस्केलेशन इन द सेंस के F-35 को जो आज ईरान ने अभी रिसेंटली जो है कुछ देर पहले शूट डाउन किया है, तो उसके पायलट को भी ईरान ने कैप्चर किया है। इट मीन्स दैट कि अब जो है नेगोशिएशंस वगैरह के लिए एक तरह से प्रेशर बिल्डअप अमेरिका पे हुआ है। अमेरिका अब आएगा उसमें। दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ी चीज होती है जिसके लिए एक लफ्ज है उर्दू में कि भाई इसका इकबाल बुलंद है। अमेरिका के बारे में अब तक जो है पूरे दुनिया के अंदर पर जो है ये था माइंडसेट लोगों का कि भाई वो जो है बहुत बड़ी पावर है, ये है वो है। एक पूरे इक्वेशन को ईरान ने इस वक्त बदल दिया है, और सिर्फ ईरान ने ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर 2 जो है मेजर पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर डिबेट है। क्या कोई ऐसी मिसाइल सिटी डेवलप की जा सकती है जो इतने डीप अंडरग्राउंड हो, जिस पर जो है इतने जो है रैम्पेंट बम्बारमेंट का भी असर न हो रहा हो, और वो जो है अपने दुश्मन को बहुत इफेक्टिव रिस्पॉन्ड कर रहा हो? ये ईरान ने दिखाया है। तो दुनिया के अंदर जंग का सिनेरियो पहला तो ये बदला है। दूसरा ये है कि वो अरब ममालिक जिन्होंने तकिया किया था, पूरा भरोसा किया था कि अमेरिका को हमने बेसिस दिए हैं और हम महफूज हैं, अब पूरी दुनिया पर यह वाज़ेह हो गया है कि अमेरिका के खुद बेसेस महफूज नहीं हैं, तो अमेरिका दूसरों की हिफाजत कैसे करेगा? तो ये 2 मेजर पॉइंट्स हैं जिसने पूरे डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सिनेरियो को पूरे रीजन के बहुत बुरी तरह से तब्दील किया है, और इसके ऊपर बड़े बड़े स्ट्रेटजिस्ट जो है ये सारे के सारे लोग इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। ये ये है मेजर। ठीक है, अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है अब्दुल वाहिद के जंग को लेकर जो कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन भी कुछ इंटरेस्ट ले रहा है, रशिया भी कुछ इसमें इंटरेस्ट ले रहा है कि जंग बंदी हो जाए। तो क्या ये जो ताकतें हैं ये वाकई चाहती हैं कि जंग बंदी हो जाए, यानी कि जंग रुक जाए, लंबे वक्त तक के लिए रुक जाए, या फिर ये कि इनके भी अपने अपने कुछ मफाद हैं? बिल्कुल नहीं, ये एक मीडिया की कुक्ड अब जो है स्टोरी है। ये चाइना और रशिया अमेरिका को खींचकर ईरान के उसमें लाए हैं, बल्कि उनकी कोशिश थी कि किसी तरह से ईरान के ट्रैप में यूएस जो है फंसे, इसराइल वगैरह कैसे भी। लेकिन अब तक क्या था कि इससे पहले जितने प्रेसिडेंट्स थे यूएस के, उन्होंने थोड़ा सा अपना जो कुछ जो है दिखाया कि वो लोग इसराइल के सामने प्रॉक्सी बनने से उन्होंने गुरेज किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर ये एक इल्ज़ाम लगेगा, और ये तारीख जो है इसको जो है बताएगी कि अमेरिका की प्रॉक्सी इसराइल को कहा जाता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पूरी दुनिया ने ये बात कही कि अब जो है इसराइल
प्रॉक्सी नहीं है, बल्कि अमेरिका इसराइल का प्रॉक्सी हो गया है। पहली चीज तो ये, तो अमेरिका से बहुत दुश्मनी है रशिया की, बहुत बड़ी रंजिश है चाइना की, और ऐसा लगता है कि अब ईरान के ट्रैप में अमेरिका ऐसा फंसा है कि अब वो जो है एक साबिक सोवियत यूनियन जो था उस तरह से हम बिखराव देखेंगे इस जंग के बाद। मईशत जो है बर्बाद है, यूएस की ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्ज है उस पर। ऐसे उसमें जो है ये फ्रस्ट्रेशन था डोनाल्ड ट्रंप का, जो उन्होंने सऊदी अरब और दिगर मोनार्क से पैसे वसूली की बात की कि मुझे पैसे दीजिए, मैं आपकी जंग लड़ रहा हूं। सवाल यह है कि जब आपने उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया तो पैसे किस बात के? ठीक है। तो इस वक्त जो है पैसे मांगने का सीधा सीधा मतलब ये कि अमेरिका की जेब खाली है, पैसे नहीं, और वो यूएसएसआर की तरफ रहा है। जी कमांडर जी.जे. सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे ये होगा, मैं चाहूंगा कि उसी पे थोड़ा सा आप और हमें डिटेल जरा दें कि जिस तरह से सैन्य एडमिनिस्ट्रेशन में यानी आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटा देना और कई और ऐसे नाम हैं, ये क्या ये आपने बताया कि अंदर में वॉर शुरू हो गई है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि उसका असर हमें या दुनिया को किस तरह से दिखेगा? क्या इससे ये पता चल रहा है कि एक जो ग्रुप बन गया है वो चाहता है कि वॉर का एस्केलेशन हो, जमीन पे फौज उतारी जाए, वो ग्राउंड इन्वेजन हो, और एक ग्रुप शायद ऐसा चाहता है कि नहीं ये वर्केबल नहीं है, तो इसको कैसे समझा जाए, चूंकि आप की एक्सपर्टीज है ये? जी देखिए, अमेरिका के अंदर दो ग्रुप हैं। एक तो है जो कि डेमोक्रेट्स हमें कहते हैं, ये इतने ऑर्थोडॉक्स नहीं है। दूसरी साइड पे रिपब्लिकन्स हैं जिनके अंदर जो नंबर बढ़ गया है वो है राइट विंग वालों का। वो है वो लोग जो कि क्रिश्चियनिटी ईसाई मत के हित में है, उनका नंबर ज्यादा है, और उन्हीं की वोट से ये दोबारा अपने पावर में आया है ट्रंप। ये कोई डेमोक्रेट्स की पावर से नहीं, ये राइट विंग के जितने रिपब्लिकन थे उनकी मदद से, क्योंकि वो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तो पॉपुलैरिटी लगातार घटती जा रही है, अब तक की सबसे कम उनकी हो गई पॉपुलैरिटी। अभी आपने देखा कि नो किंग्स के नाम से कितनी जबरदस्त जो है वहां पर रैलियां हुई हैं, और उसमें जी ये लड़ाई से अभी उसकी कम हुई है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि लड़ाई जो है इतनी लंबी खिंचे जी। और दूसरी बात ये है कि जो अमेरिका के जिसे कहते हैं प्लानर्स हैं, जो ये वॉर को रचते हैं, जो उनकी योजना होती है, उन्होंने बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन की है। वो नहीं सोच रहे थे कि जो ईरान है वो अमेरिका की बम्बार्डमेंट के आगे खड़ा होगा, मगर उन्होंने देखा, अभी रियलाइज किया 4 हफ्तों के बाद, 5 हफ्तों के बाद कि ये रुकने वाला नहीं है। या हरमोज जो स्ट्रेट है उसके ऊपर इसका कब्जा है। फिर अभी उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये जो टेरेन है उसको एज ए वेपन यूज कर रहा है, क्योंकि वहां का जो कोस्टल एरिया है स्ट्रेट ऑफ हरमोज का वो पूरा रॉकी है, उसके अंदर इनके साइट्स हैं। लेकिन जी.जे. सिंह साहब, मेरा सवाल तो यही है ना कि जब आप 4-5 हफ्तों में आपने देख लिया कि वो बम्बार्डमेंट के आगे झुकने को तैयार नहीं है ईरान, तो फिर भी वो बम्बार्डमेंट की धमकी आगे दे रहे हैं। जी, वो इसलिए क्योंकि अभी वो एग्जिट करना चाहते हैं, इस वॉर से पीछे जाना चाहते हैं वापस। और जाएंगे वो इनके जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स हैं, जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करके जाएंगे, उसको तबाह करके जाएंगे। क्योंकि अभी ये चाहते हैं कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे तो फिर हम इनके सिविलियन पॉपुलेशन को अगर डिस्कंफर्ट में डालेंगे। देखिए, कोशिश उनकी ये है कि स्पिरिट ऑफ ईरानियंस को तोड़ दिया जाए, ये उनकी कोशिश है। जी.जे. सिंह साहब, मैं आपसे थोड़ा सा चाहूंगा कि मैं वक्त अब कम रह गया, तो मैं बाकी दीगर मेहमान से इस पर थोड़ा रिएक्शन ले लूं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी.जे. सिंह साहब? देखिए, मैं कह रहा हूं जो स्पिरिट थी है ना, वो तो बरकरार रहेगी, क्योंकि ये देश में ऐतिहासिक देश है, बहुत अपने तरीके से एडवांस्ड है, और लोगों में काफी दिमाग है। ये दूसरे देश अफगानिस्तान की तरह नहीं है। ठीक है, ये लोग काफी पढ़े लिखे हैं, दिमाग रखते हैं, स्पिरिचुअली काफी एलिवेटेड है, और हर चीज दुनिया की समझते हैं। तो ये जो लोग हैं
ठीक है। ये असलम पूरी- साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा, वक्त बहुत कम रह गया, बहुत इख्तिसार में कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी मंशा है कि स्पिरिट ऑफ ईरानियन, स्पिरिट ऑफ जो नेचर नेशनलिस्टिक कैरेक्टर भी उभर के सामने दिख रहा है, उसको तोड़ा जाए, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। ईरान ने 8 साल जंग लड़ी इराक से, और वहां पे जो उनके हौसले थे वो और बुलंद हुए, और जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है ईरान के लोग और ज्यादा वहाँ की गवर्नमेंट से और वहाँ की क़यादत से, वहाँ की रहबरी से, लीडरशिप से नजदीक होते जा रहे हैं। और हर रोज ईरान के लोग ईरान की सड़कों पे आज भी 1 महीने से ज्यादा हो गया है नजर आ रहे हैं, और उनका नारा यही है कि प्लीज प्लीज जंग को जारी रखिए जब तक कि अमेरिका को उसकी सजा न मिल जाए, उसके जुर्म की सजा न मिल जाए। इमरान साहब, फाइनल कमेंट, क्या देख रहे हैं आप आगे? व्हाट वुड यू लाइक टू से? आपके दिल में क्या है? Well, there are a lot of things which can be said, but because we are just जो आपने डिस्कशन पॉइंट्स रखे हैं, आपने काफ़ी उनको रिस्ट्रिक्ट किया है ईरान के साथ जी। But I'll tell you one thing, Iran will come out of this war for sure. Okay. And ये वॉर बहुत ज़्यादा टाइम पर के लिए चलेगी, ईरान झुकेगा नहीं। लेकिन साथ में मैं एक केवियट आपको देना चाहता हूँ कि इस वक्त ईरान एनालाइज कर रहा है कि द पीपल हु स्टूड विद अस एंड द पीपल हु डिडंट स्टैंड विद अस, इन द सेंस अगर आपने देखा होगा लारीजानी साहब ने भी कहा कि हिस्ट्री देखेगी कि ईरान अकेला खड़ा रहा। ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि पोस्ट ईरानी वॉर बहुत सारी इक्वेशंस बदलेंगी, पूरी सियासत बदलेगी जी। और बहुत सारे मुल्कों को खामियाजा भी उठाना पड़ेगा। ठीक है अब्दुल वाहिद साहब, मैं चाहूंगा इसी बात को थोड़ा सा और पॉलिटिकली एक्सप्लेन कर दें। क्या चाइना रशिया की ताकतें अब खुलकर सामने आएंगी? अब्दुल वाहिद, बहुत शॉर्ट टर्म में। जी 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 बिल्कुल, और वो सामने हैं। यूएन के अंदर जो भी ईरान के खिलाफ प्रस्ताव आएगा उसका वीटो जो है रशिया और चाइना की ओर से सर्टेनली किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो बात अभी जो है सामने आई, किसी पैनलिस्ट ने बोला था ज़ायनिस्ट क्रिश्चियंस हैं, लेकिन इस वक्त जो वोट मिला है डोनाल्ड ट्रंप को वो इस बात पर मिला कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसके अलावा उनका एक और नारा था कि मैं पूरी दुनिया के अंदर जंगे रुकवाऊंगा, पीस लाऊंगा। तीसरी चीज ये कि जो है ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने एक वॉक ओवर दिया था यूएस को जब जंग शुरू हुई थी, उसके 3-4 रोज के बाद उन्होंने बोला था कि हमारा जितना एनरिच वो था यूरेनियम वो सारा रबल के अंदर है। अब हम उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, यानी वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन ट्रंप ने इसका फायदा